दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताऊंगा, यानी कि क्लासिकल डांसेस के बारे में। अब आपने क्लासिकल म्यूजिक का नाम तो कई बार सुना होगा, आज आप क्लासिकल डांसेस के बारे में समझ लीजिए। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं, किस किस राज्य से उनकी उत्पत्ति हुई है, साथ ही उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में नियमित रूप से देखे जा रहे हैं और अक्सर इन्हें याद रखने में विद्यार्थियों को काफी समस्याएं भी होती है। तो मेरा यह प्रयास होगा कि आपको आसान से आसान शब्दों में इन्हें याद करवा सकूं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो इसमें जो नृत्य वर्ड जो आपको दिख रहा है, नृत्य एक कला का रूप है और आपको पता है कि कोई भी कला जो होती है वो एक भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग तस्वीरों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं, कई लोग रंगों के माध्यम से करते हैं, कई लोग गीतों के माध्यम से करते हैं, तो कई लोग संगीतों के माध्यम से करते हैं। इसी तरीके से नृत्य के माध्यम से भी अपने भावों को प्रकट किया जाता है। और वो कैसे? संकेतों के माध्यम से, शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से नृत्य किया जाता है और भाव प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो शास्त्रीय शब्द है, इसका क्या मतलब है? ऐसी चीज जो शास्त्रों से रिलेटेड हो, उससे संबंधित हो। अब आपको पता है कि कोई भी शास्त्र जो है वो परंपरागत रूप से समय के साथ ही विकसित होता है और उसके भावों को, उसकी कथाओं को, उसकी कहानियों को प्रकट करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वही शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। तो आप परिभाषा के रूप में कह सकते हो कि शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से प्रेम, भक्ति और समर्पण आदि भावों की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। अब देखो, किसी भी शास्त्रीय नृत्य में दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है लास्य, यानी कि अनुग्रह, भाव और रस, जिसमें कोमलता, प्रेम, कामुकता, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। और एक होता है तांडव, जिसके अंदर गति, लय और ऊर्जा दिखाई देती है, यानी कि क्रोध दिखाई देता है। साधारण भाषा में आप कह सकते हो कि एक डांस तो वो होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, उसको तांडव कहते हैं, उसमें क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। और एक जो डांस होता है उसके अंदर प्रेम झलकता है, कोमलता झलकती है, तो उस डांस में लास्य झलकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तांडव और लास्य। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो शास्त्रीय नृत्यों में झलकती हैं, जैसे कि लालित्य यानी कि शिष्टता, इसके अलावा सहन शक्ति, अभिनय और संयम, इन सभी चीजों पे एक साथ जोर दिया जाता है। तो ये तो आप समझ जाते हो कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार के बारे में। तो देखो, भारतीय कला संरक्षण के लिए एक मुख्य संगठन है जिसका नाम है भारतीय संगीत अकेडमी। उसके मुताबिक भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और सत्रिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कुछ एक विद्वानों और स्रोतों के हिसाब से जो हमारी शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं उनकी संख्या 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन चूंकि भारतीय संगीत अकादमी जो है वो हमारी ऑथेंटिक है, तो उसके हिसाब से 8 ही हैं और आप 8 ही लिख के आओगे। इसके अलावा एक नोट ये भी बनता है कि जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके हिसाब से 9 शास्त्रीय संगीत हैं। 9वें का नाम है छऊ या फिर छौ, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का एक नृत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर विवाद है। अभी अगर आपके सामने प्रश्न बनता है तो आपको सिर्फ 8 शैलियां ही लिखनी है, ठीक है, जिनका नाम मैंने आपको बताया। अब एक एक करके हम इन सबको समझने की और याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं भरतनाट्यम के साथ। तो देखो, भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में हुई थी। इस नृत्य को पहले सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर इसका नाम भरतनाट्यम कैसे पड़ गया? वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी के अंदर भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र तैयार किया था उसी पर ये आधारित है, इसीलिए इसका नाम भरतनाट्यम पड़ गया। लेकिन कुछ एक विद्वानों का मानना यह है कि भरतनाट्यम पूरी तरीके से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला डांस। दूसरा आता है कथक। अब देखो, कथक का नाम जैसे ही आता है ना, तो कई बच्चे सीधे साउथ इंडिया चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी उत्पत्ति साउथ इंडिया में ही हुई थी। लेकिन कथक की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी से हुई थी। वाराणसी जो शहर है वहां से हुई थी। कथक शब्द का अर्थ है कथा, यानी कि कहानी। इसका मतलब किसी भी कहानी को बताने के लिए कथक का इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि जयपुर घराना कथक का सबसे पुराना घराना है, यानी कि समर्थक है। कथक नृत्य के प्रचार प्रसार में सुंदरलाल, पंडित गौरी शंकर, पंडित कुंदनलाल गंगानी, रोशन कुमारी, पंडित बिरजू महाराज आदि लोगों ने बहुत काम किया है।
इन्होंने इस नृत्य को देश विदेश में काफ़ी फेमस किया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ओडिसी नृत्य। अब इसके तो नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो ओडिशा राज्य में हुई थी। इस नृत्य की जो जड़ें हैं वो आपको प्राचीन संस्कृत हिंदू पाठ नाट्य शास्त्र में मिलती हैं। ओडिसी नृत्य की एक अनूठी बात यह है कि इसमें उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ से भारतीय रागों को शामिल किया गया है, यानी कि उत्तर भारत के राग भी हैं और दक्षिण भारत के राग भी हैं। इसके अलावा ओडिसी नृत्य का जो प्रतिपादक गुरु हैं वो केलू चरण महापात्र को माना जाता है। तो ये ओडिसी नृत्य काफ़ी ज़रूरी नृत्य है, इसको आपको ज़रूर याद रखना। इसके बाद आता है कथकली, जो कि मिलता जुलता है कथक से, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है इस चीज़ से, क्योंकि इस नृत्य की जो शुरुआत है वो 17वीं शताब्दी में दक्षिणी राज्य केरल से हुई थी। अब देखो, कथक कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कथकली कहाँ पे है? केरल के अंदर है। बिल्कुल ही अलग अलग मामला हो जाता है। इस नृत्य में नृत्य, संगीत और अभिनय का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि नृत्य, संगीत और अभिनय तीनों ही देखने को मिलते हैं। देखिए, कथकली जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, एक है कथा और एक है काई। अब कथा का मतलब तो कहानी आपको पता है, और काई का मतलब है नाटक या फिर प्रदर्शन, यानी कि कहानी का प्रदर्शन करना कथकली कहलाता है। पारंपरिक रूप से कथकली की प्रस्तुति लड़के या फिर पुरुष ही देते हैं। तो ये सवाल कभी कभी बन जाता है कि वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको लड़के या पुरुष ही करते हैं, या फिर उसकी प्रस्तुति जो है वो सिर्फ पुरुष ही करते हैं। तो आप कथकली लिख सकते हो। इसके बाद 5वां जो नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। इस नृत्य की उत्पत्ति भी दक्षिण भारत के केरल राज्य में ही हुई थी। इसको एक पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। इसमें जो मोहिनी शब्द है वो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के नाम से लिया गया है, और यहाँ पे अट्टम का मतलब है नृत्य, यानी कि डांस। मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य श्रेणी पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्य का मतलब होता है कोमलता या फिर भाव प्रदर्शित करना, तो इस नृत्य के अंदर कोमलता या फिर भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। इस नृत्य में चेहरे और हाथों के हाव भाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति कब हुई थी इसकी सही अवधि किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जो कनक रेले हैं, जिनकी फोटो आप देख सकते हो, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में 2023 में हुई थी, फरवरी 2023 में, वो इस नृत्य की प्रतिपादक गुरु मानी जाती हैं। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है मणिपुरी। अब इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी। इस नृत्य का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो रासलीला नृत्य रूप है। मणिपुरी नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ, और यही कारण है कि यह नृत्य काफी सारे पारंपरिक त्योहारों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में जो लोकप्रिय रूप हैं वो रास है, संकीर्तन है और थांगता है। ठीक है, रास, संकीर्तन और थांगता याद रखना। इसके बाद हम आते हैं कुचिपुड़ी पर। कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है वो भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। कुचिपुड़ी गांव है, कृष्णा जिला है, आंध्र प्रदेश राज्य है और देश भारत है। याद रखना, इस पूरी चेन को याद रखना। जो वर्तमान कुचिपुड़ी नृत्य है, यानी कि जो कला है, उसका जो विकास है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? सिद्धेंद्र योगी नाम के एक व्यक्ति ने किया था। ये नाम जरूर याद रखना आप। इस नृत्य की जो सबसे खास बात है कि इसके अंदर दोनों पहलू शामिल है, यानी कि लास्य भी शामिल है और तांडव भी शामिल है। तो इसका मतलब जो नर्तक इस नृत्य को कर रहा है वो दोनों पहलुओं के अंदर सामंजस्य बैठाता है, और ये काम बहुत ही मुश्किल है। यानी कि कोमलता भी दिखानी है और ऊर्जा भी दिखानी है, तो इसके लिए नर्तक का काफी सक्षम होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक खास बात यह है कि नर्तक जो आभूषण पहनता है वो परंपरागत होते हैं इस नृत्य के अंदर, और उन्हें एक खास तरीके की हल्की लकड़ी से बनाया जाता है जिसका नाम बुरुगु होता है। बुरुगु लकड़ी, बहुत हल्की लकड़ी होती है, उससे आभूषण बनते हैं उसके। इससे सवाल बनता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है 8वां और आखिरी नृत्य, जो कि है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में हुई थी। ये जो सत्रिया नृत्य है ये आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है, मणिपुर की तरह। असम में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी जड़ें भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही संबंधित हैं, यानी कि ये भी नाट्य शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। ये नृत्य सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क और हाथ के इशारों की विशेषता दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पारंपरिक रूप से जो पुरुष भिक्षुक होते हैं वो ही इस नृत्य को करके दिखाते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में महिलाओं ने भी इस शैली को सीखा है और इसका प्रदर्शन करना शुरू किया है। इस नृत्य में भगवान विष्णु के दशा अवतारों का वर्णन भी किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लिया जाता है कि कौन से नृत्य के अंदर भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन होता है, तो आप सत्रिया नृत्य लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके 8 शास्त्रीय नृत्य पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इससे आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।